आपको क्या लगता है कि आपका भाई, छोटा भाई जो था, अकेला ही भाई था ना आपका वो? हाँ। तो वो क्या ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए 17 साल से तो बात नहीं हुआ, जाना आना भी नहीं है, इसीलिए उसे हम देखे भी नहीं बहुत साल से, तो इसीलिए तो कुछ बोल नहीं पा रही हूँ ना। क्या वजह थी कि आपका रिश्ता उससे टूटा? नहीं, वो ये शादी में पापा राजी नहीं थे, तो बोले थे अगर शादी होता है तो वो रिलेशन नहीं रखेंगे। उसके बाद कोई रिलेशन था नहीं, उन लोग भी कभी नहीं आए, मेरे भी कभी जाना नहीं हुआ। आपका घर अपने माँ के घर से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो कभी तो सुना होगा। और ये तो बहुत बड़ी खबर थी, जबकि आपके भाई को लेकर थी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर 17 साल आपको उसे छोड़े हो गया है, तो 10 साल तक आप उसके साथ भी रहिए, आपका भाई कभी ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए छोटा में तो जब छोटा था ऐसे ही नॉर्मल था, सब बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही था, ऐसा तो कुछ हम कभी देखे नहीं। अभी इतना 17 साल हो गया, इतना साल से उसे देखे नहीं है, तो कैसे बताऊं, बोलिए ना। कभी तो उसके पास गए भी नहीं हैं, कोई बात भी नहीं किए हैं। जैसे आस पड़ोस से ही आपको उसके बारे में जानकारी मिलती थी, तो क्या कभी ये सुनने में आया कि संजय का किसी के साथ झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा? नहीं, ये सब कभी नहीं सुने झगड़ा वगैरह, क्योंकि वो उसे यहाँ तो रहता ही नहीं था। मतलब हम जब भी बाहर गए कभी देखे ही नहीं उनको। वो जॉब पुलिस का जॉब था, तो कभी डे होता कभी नाइट होता, तो एकदम उसे बने पारा में हम देखते ही नहीं। ऐसे भी किसी से कुछ सुने भी नहीं कि झगड़ा किया, ये किया, कभी सुने भी नहीं। तो अभी अगर एक बहन के तौर पर आप क्या बोलती हैं कि आपका भाई अगर ऐसा कुछ किया है या नहीं, कि मामला विचाराधीन? देखिए अभी तो ये मुझे भी नहीं पता ना वो किया या नहीं किया। अगर किया है तो सरकार आइन जो सजा देगा मंजूर है, क्योंकि जो किया अगर किया है तो बहुत गलत किया है, तो बहुत गलत काम किया है ना एक लड़की के साथ। थैंक यू। मेरा नाम सुनीता है, मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ और एक कैंटीन चलाती हूँ। कैंटीन चलाती हैं आप, तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि कब से आपने कैंटीन की शुरुआत की? पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर पर ही रहती थी, हाउस वाइफ हूँ, और बस बच्चे संभालना और घर की देख रेख करना। फिर धीरे धीरे हमें समूह के बारे में पता चला, इससे हम जुड़े, फिर 10 सदस्य हुए हमारे मोहल्ले में, तो हम जुड़ के अपना व्यवसाय, हम लोगों ने बताया गया कि ऐसे ऐसे तरीके से अपना व्यवसाय कीजिए और अपने पाँव पे खड़े रहना और आगे बढ़ो दीदी। तो फिर उस वजह से हम आगे बढ़े और सब लोगों का सपोर्ट मिला और योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती गई, और CCL बचत राशि इस बारे में सब मिलती गई सूचना, तो हम लोगों से जुड़ते गए। और फिर हम लोगों ने जो CCL से पैसे निकाले उससे हम लोगों ने कैंटीन चालू की। DM साहब का सहयोग था और सब लोगों का सहयोग था, तो यहाँ तक हम पहुँचे। इस कैंटीन को 3 साल हो चुके हैं हमारे। और पहले में और अब में आपको क्या फर्क दिखता है? पहले सिर्फ घर तक ही सीमित थे, अब यहाँ सिटी में आए हैं, सब लोगों से परिचय हुआ और आना जाना, किससे बोलचाल सबसे, और खाने का स्वाद उन लोगों को अच्छा लगा, आगे बढ़े। सरकार की योजना से किस तरीके से आपको फायदा हो? सरकार के तरीके से हमें इतना फायदा हो कि हम अपने तरीके से कमा रहे हैं, पुरुष के यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, तो उनको भी सहयोग मिल रहा है अपने यहाँ कि मतलब महिलाएं से उनकी भी जो बचत राशि है उनका खर्च हो रहा है तो हमारा बच रहा है, और हमारा खर्च हो रहा है तो उनका बच रहा है। इस तरह से हम अपने मतलब बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। आगे 25 तारीख को लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप भी लखपति दीदी में ही आती हैं, इसके लिए आती हैं जी, क्या कहना चाहेंगी आप? उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, और भी महिलाएं आगे बढ़े, इसका मैं उनसे प्रार्थना करना चाहती हैं कि और भी महिलाएं जुड़ें इसमें और आगे बढ़ें अपने लिए। इनजस्टिस और मीटेड आउट अगेंस्ट द विमेन, महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं। 12 घटनाएं हो गई हैं 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही हैं, ले लो हमसे 2,000 रुपए नहीं चाहिए, आपके 1,500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। आज आपने महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश के बाद अगर घटनाएं हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं।
देश महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है शक्ति कानून का क्या हुआ। मैंने खुद ने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि 3 साल हो गए वो कानून पास किए। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर, महाविकास अघाड़ी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर ये कड़ा कानून बनाया था, उसका क्या हुआ कोई पूछे इस गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से। बीजेपी काउंटर मोर्चा कर रही है, कैसे देखते आप? शर्मनाक है। मैं तो कह रही हूँ एक दिन आएगा, अभी तो ट्रेलर हुआ था लोकसभा में, पिक्चर आने से पहले, ब्लॉकबस्टर हमारे लिए होने से पहले इनके मुंह पे कालिक पोती जाएगी जनता की तरफ से। नहीं, जो आंकड़े जो हम लोगों के सामने जो आए हैं, बिहार जो है सबसे अंतिमवा स्थान है उसका। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर 1 हो चुका है। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, उसमें बाकायदा ट्वीट में इसका जिक्र भी किया गया है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध में बिहार नंबर 1 है, इन सारी चीज़ों में जब बिहार नंबर 1 है और ये 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बिहार में भी, फिर भी लगातार जो है हर चीज़ में जो नकारात्मक चीज़ें हैं जिससे जनता को मुक्ति चाहिए, उससे जो है मुक्ति जनता नहीं पा पाने। यानी नीतीश कुमार जी पे साफ इनके सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। और ये तो आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए। अब कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आंकड़ों को तो झुठलाया नहीं जा सकता। जो सच्चाई है उसको हमने बात को अपना रखा है और पूरी तरीके से हम बार बार बोलते रहे हैं, नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया, इनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं। और जो भाजपा के लोग हैं, ये लोग सत्ता के लोभी हैं, इनको जनता से कुछ नहीं लेना देना, केवल अपने को सत्ता में बैठ के मलाई कैसे खाना है, इन्हीं कामों में ये लोग लगे हुए हैं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई अकेला एंटिटी नहीं है, उनके साथ वहाँ पे गठबंधन में कांग्रेस भी है। इनका जो मैनिफेस्टो है, इन मैनिफेस्टो में वो बोल रहे हैं कि वो फिर से 370 और 35A को वापस लाएंगे। जो SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन जो चालू नहीं था, जो 370 35A हटने के बाद फिर से लागू हुआ है, वहाँ पे लागू हुआ है, उसको फिर से वो हटाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे बहुत पुराने समय से जिस पहाड़ का नाम, जिस हिल का नाम शंकराचार्य हिल था, उसका नाम परिवर्तन करके तख्ते सुलेमानी रखेंगे। ये जो इश्यूज है, हम कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि आप सच में क्या भारत को फिर से, जम्मू कश्मीर को फिर से उस युग में लेके जाना चाहते हैं जहां पे स्टोल पेंटिंग चलता था, बॉम्बिंग चलता था। हम इसकी कड़ी निंदा करते, कड़ी आलोचना करते हैं। और उसके साथ साथ इस राज्य में इंडी गठबंधन के नेशनल लेवल पे अलायंस जो TMC और CPM है, उनसे भी सवाल पूछना चाहते हैं, स्टेट कांग्रेस से सवाल पूछना चाहते हैं, TMC से सवाल पूछना चाहते हैं कि आप क्या, आपके इंडी गठबंधन के अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उनके मैनिफेस्टो के साथ सहमत है क्या? आप अपनी स्टैंड क्लियर करिए। बंगाल की जनता को जानने का अधिकार है कि बंगाल की जनता ने जिस TMC पार्टी को रूल करने के लिए चुना है, वो TMC पार्टी क्या चाहती है, क्या कि फिर से 370 वहां पे लागू हो, 35A लागू हो। तो लेफ्ट क्या चाहती है, हमें जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं कि वहां पे जो SC ST OBC के जो रिजर्वेशन मिला है इतने दिनों बाद, उस रिजर्वेशन को क्या हटाना चाहते हैं क्या TMC अपना स्टैंड, अपना रूख क्लियर करे। As a tribute to Dharma, as a commitment to Dharma, to subserve Dharma, to show belief in Dharma, observance of Constitution Day on November 26 and Constitution Hatya Divas on June 25 are necessary. They are grim reminders of transgressions of Dharma and call for spirited adherence in constitutional Dharma. Observance of these days is also significant as during the worst curse of democracy, the emergency, all checks and balances and institutions collapsed, including that of presidency, including that of the Supreme Court. Friends, it is essential
to nurture dharma, to sustain dharma, that we are adequately informed. Our youngsters, the new generation, comes to know about it more vividly, so that we are spinally strong in observance of dharma and neutralize the dangers which we faced once. आज दिनांक 24 अगस्त को फेज 2 थाना पुलिस टीम के द्वारा सुबह चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ऑटो पुलिसरा के पास से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम कुलदीप और सोनू बताया, जो मूलतः कन्नौज का रहने वाला है और वर्तमान में इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास कर रहा है। उसको उपचार हेतु नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। यह ऑटो चलाता है और जब ऑटो में कोई महिला अकेली रह जाती है तो उसको सुनसान एरिया में ले जाकर के उसके साथ अश्लील हरकतें इत्यादि करता है। इस संदर्भ में इसके पास से एक ऑटो, एक अवैध तमंचा, 315 वो कार्टेज इत्यादि का बरामद हुए हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। Thank you. My main aim to come here was to review the security situation as of today in Manipur, and I was happy to see the great coordination between the security agencies and the inter-agencies. I had a detailed, frank discussion, and many kind of lines of effort have come that how should we take this journey ahead. And the main aim is to ensure that there is a trust, peace and tranquility in the state. So yesterday you also called upon the Chief Minister of the state and sort of discussing this particular. I was lucky to meet the Chief Minister since he was in the station, and it was a very great meeting, very encouraging meeting, where we could discuss lot of issues, and we were looking for the way forward, where we are able to bring in the peace in the state, and also how to get all the communities together so that there is a enhanced harmonious relationship amongst them. ठीक है ना? भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के
नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है? आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ये कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं को गुमराह कर नौजवानों को अलगाववादी साजिश का मोहरा जिन लोगों ने बनाया था, उनके हाथों में पत्थर और AK-47 इन लोगों ने पकड़ाई थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में फिर से टैबलेट और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है।
ये सब जानते हुए जो सपना सरदेव अटल जी ने देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, उन मूल्यों और उन सिद्धांतों के आज निकले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सपनों को साकार करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार और वहां की कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए अब बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी, यह इन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की आबोहवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चुनाव की धारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से, राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई होनी है। देखिए, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है और मिला है, इसकी उम्मीद है। और माननीय न्यायालय पर सब दिन भरोसा रहा है और ये सबको पता है, जग जाहिर है कि आज देश में जो विपक्ष में हैं केंद्र सरकार के, उसके ऊपर किस तरह से साजिश और षड्यंत्र करके और उनको जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जाता है। ये राजनीतिक लड़ाई को ये इस तरह से बीजेपी सरकार कर रही है, हर नेता को परेशान किया जा रहा है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को जिस तरह से लगातार जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, इस पर माननीय न्यायालय निश्चित रूप से, हम लोगों को भरोसा है कि देर है अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा, न्याय होगा। तेजस्वी यादव ने कई सवाल पूछे डबल इंजन की सरकार से, चाहे वो आपराधिक घटनाओं को लेके हो, बेरोजगारी को हो, पलायन को लेके हो। और उन्होंने ये भी कहा कि 17 महीने छोड़ दे तो 15 वर्षों में लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है। बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा है कि तेजस्वी यादव एक बार बस कसम खा के कह दे कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मंदिर में खा के कह दे, मैं उनके तमाम सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। एक बार बीजेपी के लोग आधा बार 100 बार कसम खा के बोल दें, वो कह रहे एक बार, हम तो कह रहे आप आधा बार कसम सीने पर हाथ रखकर बोलिए कि बिहार का ये हाल क्यों हुआ है, बिहार अपराधियों के तांडव से क्यों करा रहा है, बिहार पलायन क्यों हो रहा है लोगों का, बिहार में क्यों रोज हर 2 दिन के बाद कोई पुल गिर रहे हैं, क्यों भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है, क्यों नहीं बिहार में विकास हो पाया, डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। अरे ये तो बोलिए। तेजस्वी यादव जी पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, कसम 100 बार खा करके। लेकिन हिम्मत है तो डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग, बीजेपी के लोग, सिर्फ सीने पे हाथ रख कर कह दें कि हाँ हमने बिहार को कुछ दिया, डबल इंजन की सरकार में फायदा हुआ। तेजस्वी यादव जी ने तो 5 लाख नौजवानों को नौकरियां दी। तेजस्वी यादव जी ने कई ऐतिहासिक कार्य कर दिखाए। इसके लिए कसम खाने की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए ईमान चाहिए, नीयत चाहिए, वो तेजस्वी यादव जी का साफ है। लेकिन उन्होंने ये
भी कहा कि जो नौकरी की बात करते हैं, जो क्रेडिट लेने की बात करते हैं, वो पहले से इम्प्लीमेंट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो आए और तुरंत सभी जगह नौकरी देने लगे। वो चाहे नियोजित शिक्षक की बात हो और अन्य नियुक्तियों में, वो पहले से इम्प्लीमेंट था, ऑन पेपर था, बस उन्होंने आया और क्रेडिट लेने की काम कर लिया। देखिए, बीजेपी को थोड़ा बहुत भी शर्म करनी चाहिए। जब तेजस्वी यादव जी 2020 के चुनाव में कह रहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो क्या बोल रहे थे ये लोग कि कहां से देंगे, पिताजी के घर से पैसा आएगा, ये कह रहे थे। और जब तेजस्वी यादव जी सरकार में आए, 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति कर दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आया, 8 लाख नौकरी का हिसाब सीधे है। बीजेपी बताए अपने 17 वर्षों के शासनकाल में कितने लोगों को रोजगार दिया। इसी में फैसला हो जाएगा कि कौन सही कौन गलत। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन दौरे पर हैं, जहां पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जो वार चल रहा है, उसको अगर कोई देश शांति बहाल कर सकता है तो वो भारत है। भारत एक बड़ा देश है। वहाँ के प्रधानमंत्री शांति को लेकर, ये वॉर को थमने को लेकर, पुतिन को रोकने को लेकर वो सक्षम है। देखिए, भारत तो अहिंसा का पुजारी रहा है, शांति का पुजारी रहा है। ये कोई व्यक्ति का उपलब्धि नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये देश की ताकत है 140 करोड़ जनता की। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां घसीटी जा रही थी, उनको न्याय दिलाने का उनके पास समय नहीं था। अब ये जो कहा जा रहा है कि यूक्रेन रसिया का शांति बहाल कर दिया, ये तो लोगों को लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो इस मामले में, बीजेपी के लोग सब दिन ये कहते रहे हैं कि जो भी उपलब्धि आई है आज देश की, वो सब बीजेपी है। आदरणीय प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन के आदरणीय, हम कह रहे हैं कि ये देश की ताकत बता रहा है। अगर विदेशों में भारत की मजबूती का बखान, भारत शांति का प्रतीक है, भारत अहिंसा का, ये गांधी का देश है, ये सबको पता है। तो विदेश में जो भी लोग हैं उनको पता है ये भारत की ताकत क्या है, इसलिए वो ये बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं। शांति कैसे बहाल हो, उसको लेकर जो भी संभव प्रयास है वो भारत करेगा। ये सुबुद्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आ रही है तो ये अच्छी बात है। यही तो हम लोग कह रहे हैं, हिंसा के खिलाफ, अहिंसा के पुजारी हैं। ये भारत गांधी का देश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह की बात करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए, देश में कराना चाहिए। यूक्रेन और रसिया की बात को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग अहिंसा में विश्वास नहीं करते, हिंसा में विश्वास करते हैं, और हिंसा में विश्वास नहीं करते, अहिंसा में करते हैं, और यही कारण है कि हम शांति का प्रस्ताव रखते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये गांधी का देश है। ये देश सब दिन अहिंसा का पुजारी रहा है। हिंसा से देश को बदनाम जो करने की साजिश रची जा रही थी, उसमें कोई कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब बीजेपी वालों को भी, अब ये जो नफरत की राजनीति करने वाले हैं, भाई भाई में लड़ाने वाले लोग हैं, उनको भी अहिंसा के रास्ते पर आना ही होगा। यही देश की जनता की जीत है, देश की ताकत है। इलीगल कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं और आप किस प्रकार का पता चलेगा? देखो, सरकार को ऐसी पहले माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। सुमोटो पूरी घटना को अपने विचाराधीन रखा है, और जिस तरह से जो घटना अब सामने आ रही है, वो लड़कियों के ऊपर अत्याचार, ये 15 दिन से यहाँ पर चल रहा था। ये भी जो बाल आयोग जो आया उनके माध्यम से सामने आया है। हमारी मांग वही थी कि ये संचालक मंडल जो है उसमें, क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस का है, उसको बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी, ये स्पष्ट हो गया। महाराष्ट्र में कंटिन्यू ये सब घटनाएं
स्कूल के बच्चों के ऊपर हो रही है पूरे महाराष्ट्र में। विदर्भ में अभी आज 4 जगह घटना हुई है। ये आखिरी सरकार जो है, ये सरकार पूरी फेल हो चुकी है। उनका कोई भी डर, और इनके माध्यम से जो प्रशासन काम कर रहा है उनके ऊपर किसी का डर नहीं रहा है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस तरह की घटना होना, ये महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत तकलीफदायक है। माननीय हाईकोर्ट ने कल बहुत ही अर्जेंसी में जो कल इस बंद को अघोषित करने का उनने जो कोशिश की है, ठीक है, हम इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का, हम जब सब लोग मिलकर बैठेंगे तो इस विषय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि इतने जल्दी ऐसा माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, ठीक है, उनके अधिकार है, पर राज्य की जनता में ये सब घटनाओं के पीछे बहुत ही तकलीफ है, लोग गुस्से में हैं। इसकी दखल माननीय हाईकोर्ट ने लेना चाहिए, ये भी मांग हम करेंगे। सर, किस तरह का प्रोटेस्ट आज रहेगा और 3 जिलों में किस तरह? देखो, पूरे राज्यों में और गांवों में, हर जिले में, तालुका में इस तरह के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोग खुद में, और छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे, तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि कल मुझे जब माननीय हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने मुझे फोन किया कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हमारे लिए है, हमारे माँ बाप भी आपके साथ रहें। क्योंकि बच्चे स्कूलों में भी असुरक्षित है तो बहुत ही मुश्किल है, और सरकार जो छुपाना चाहती है, और खुद सरकार जैसे कल माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया तो सरकार बोलती कि हम राज्य को ये राज्य के लोगों को भड़का रहे। जनता भड़क गई है, आपके जो कारभार आप लोग कर रहे हैं, आपकी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था से लोग ही परेशान हो गए और आपके बारे में गुस्सा है। ये सरकार को समझ नहीं रहा है। ठीक है, जनता के पैसे को लूटकर वो अपनी पीठ अपने हाथ से ठोक रहे, तो अब वो ज्यादा समय के समय नहीं है। क्या राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपको लगता है कि खराब हो चुकी, संभाल नहीं पा रहे, देवेंद्र फडणवीस सक्षम नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए? आप एक बार सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे भी उसके लिए जवाबदार है, राज्य का मुख्यमंत्री, क्योंकि उसी के जिले में ये घटनाएं बढ़ते ज्यादा जा रही है। और इसलिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर आगामी विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है, और ये कश्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है, किस प्रकार से अराजकता को, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहादियों को समर्थन कर रही है, आरक्षण का विरोध कर रही है। और जो राहुल गांधी जी घूम घूम कर कहते थे कि मैं हिंदू हूं, और वहां पर शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलने का भी समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और ये इसकी सहयोगी पार्टियां, इनके लिए स्टेशन के अंतर्गत कृति महाविद्यालय है, वो वहाँ के पीटी टीचर, एक छोटी लड़की है 12 साल की, उसके बैड टच कर रहे थे, उसके वजह से उसको तकलीफ हो रही थी। उसने घर वालों को बताया कि पीटी टीचर मुझे तकलीफ देता है। फिर उसके टीचर, क्लास टीचर और उसके पिताजी वो पुलिस स्टेशन आए, और उन्होंने जो कंप्लेंट दिया उसके तहत हमने पोस्को और भारतीय न्याय संहिता के कलम के अंतर्गत गुना रजिस्टर किया, और गुना रजिस्टर करने के बाद तुरंत पीटी टीचर को अरेस्ट किया। ये पीटी टीचर के ऊपर पहले भी इसी प्रकार का एक गुना दाखिल हुआ था, इसलिए इसमें उसको सजा भी लगी है। फिर भी वो संस्था ने उसको काम पे रखा, इसलिए वो जो पूरी संस्था है उसके जो बॉडी मेंबर है उनको भी हमने अरेस्ट किया है। इसमें टोटल आरोपी मिलके प्रिंसिपल और जो बॉडी कमेटी जिन्होंने इसको सिफारिश करके फिर से काम पे रखा था, ऐसे टोटल 8 लोगों यहाँ पे गिरफ्तार कर रहे हैं हम इसमें केस में। ये नाबालिग लड़की, इसकी वजह से इसको पोस्को लगा है, और भारतीय न्यायालय में हुआ था जिसमें गोरखपुर के लोग भी थे और भी अन्य लोग
यहाँ गोरखपुर आ रहे हैं, क्या अपडेट है इसको लेकर? नेपाल में कल एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें एक टूरिस्ट की बस खाई में गिरने की वजह से कई भारतीयों की मृत्यु हुई है, जिसमें लगभग 28 लोगों की डेथ हुई है। ज़्यादातर लोग जो डेथ केसेज हैं वो सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन ड्राइवर और बस के क्लीनर ये दोनों गोरखपुर के ही हैं। एक गोरखपुर जनपद के तुरा बाजार के हैं ड्राइवर, और क्लीनर गोरखपुर से ही लगा हुआ कुशीनगर का थाना लगता है, अहिरौली बाजार, वहाँ के रहने वाले हैं। केसरवानी ट्रेवल्स की बस थी और उनके बस मालिक से भी बात हुई है। जो बच्चे, इसके अलावा 2 अन्य बसों में भी साथ में इनके यात्री गए हुए थे, वो सभी सुरक्षित हैं। वो सभी वापस आज गोरखपुर आ रहे हैं। गोरखपुर में उनके द्वारा हाल्ट किया जाएगा, यहाँ पे उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जाएगी। फिर यहाँ से आगे की यात्रा वो अपने माध्यम अन्य जो सरकार द्वारा सुझाव दिए जाएंगे उसके माध्यम से उनको मुंबई तक पहुँचाया जाएगा। ये जो ड्राइवर और क्लीनर के जो सब हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, किस साधन? ड्राइवर और क्लीनर के एम्बुलेंस के माध्यम से सब आ रहे हैं, और बॉर्डर पे हमारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं जो गोरखपुर के हैं। इसके अतिरिक्त महाराजगंज से एसडीएम, तहसीलदार और सीओ मौके पर गए हुए थे नेपाल, वो उस शव को लेके आ रहे हैं, और बॉर्डर पे हमारे अधिकारी उसको रिसीव करके उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत सारे यात्री महाराष्ट्र के थे सर, तो उनके शव को कैसे कहाँ ले जाया जा रहा है? जो महाराष्ट्र के यात्रियों की डेथ हुई है, अभी जो उनके बारे में सूचना प्राप्त हो रही है वो संभवतः महाराष्ट्र से ही एक फ़्लाइट सीधे नेपाल जा रही है, और नेपाल के भरतपुर वहाँ पे एक एयर स्टेशन है, वहाँ से उसको सीधे एयरलिफ्ट करके महाराष्ट्र ले जाएंगे। ऐसी भी सूचना आ रही कि जो महाराष्ट्र में जो अन्य यात्री हैं वो गोरखपुर आ रहे हैं, ऐसे इसको लेकर क्या अपडेट है? जो महाराष्ट्र में जो अन्य यात्री हैं जो सुरक्षित हैं वो सभी बाई रोड चल चुके हैं वहाँ से, और वो गोरखपुर आएंगे, यहाँ पे हाल्ट करेंगे, यहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी, फिर आगे की यात्रा यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे। सीएम साहब ने कहा है भागवत का ज्ञान जो है वो शिक्षा में होना जरूरी है, और कांग्रेस उस पर आपत्ति दर्ज करा रही है। किस तरह के? देखिए, कांग्रेस आपत्ति नहीं जता रही है। कांग्रेस दिन भर झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। भागवत के बारे में कौन भागवत के बारे में कहेगा भागवत का ज्ञान नहीं होना चाहिए? कांग्रेसी अंतर्मन से कहें, ये केवल पॉलिटिक्स करते हैं और उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। भागवत का ज्ञान अगर कांग्रेसी लेना चाहते हैं और लेते हैं तो उन्हें एक वर्ग वोट नहीं देगा, ऐसा उनको डर लगता है, तो दिन भर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बाकी अंतर्मन तो नहीं है उनका, ये झूठ बोलते हैं। कोई घटना पे भी यही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट करा जाए। कोई समुदाय को टारगेट क्यों करेंगे? कोई अगर गुंडेजिम करेगा, कोई कानून हाथ में लेगा, कोई अगर आतंक फैलाएगा तो क्या दिग्विजय सिंह समर्थन करेंगे? इसका कभी नहीं कर सकते। बीजेपी की ताकत को केवल राजनीति करते हैं ये। अंतर्मन से तो उनको अच्छा लगा है, अच्छा ठीक किया, लेकिन केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बोलते हैं। बीजेपी की ताकत को देखकर विधानसभा चुनाव में देखा जाए, जम्मू में कांग्रेस जो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस साथ हो गए। देखिए, चाहे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का तो कोई अब बचा नहीं है, और आगामी आने वाले जो विधानसभाओं के चुनाव है उसमें जम्मू कश्मीर भी है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा।